नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास हूँ नौकरानी नहीं। सोच लो सुधा, फिर बाद में न कहना कि आपने मुझे समझाया क्यों नहीं था। इसमें सोचना क्या है जी, बेटे बहू ने इतने प्यार से बुलाया है। बहू का नाजुक वक्त है, इस समय ही तो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसे। अपनी पत्नी का उत्साह देख कमल जी ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा। जब से ये खबर मिली कि बहू काव्य माँ बनने वाली है, सुधा जी का उत्साह देखते बनता था। कुछ दिनों पहले जब बेटे बहू ने उन्हें आने को नहीं कहा, तो कमल जी के बार बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे से पूछ ही लिया, बेटा कहो तो आ जाऊं, तुम दोनों को थोड़ा आराम हो जाएगा। नहीं माँ, अभी नहीं, जब ज़रूरत होगी बुला लूँगा। सुधा जी तब निराश हो गई थी, लेकिन अब जब डिलीवरी के दिन पास थे और काव्य की तबीयत ज़्यादा गिरी गिरी रहने लगी, तब राहुल ने अपनी माँ को बुला लिया। माँ, आप आ जाओ तो काव्य की चिंता मुझे नहीं रहेगी। बेटे के बुलावे का इंतजार करती सुधा जी का उत्साह देखते बन रहा था। पिछली सभी बातें भूल वो रात दिन तैयारियों में लगी रहती। कभी छोटे छोटे गद्दे सिलती तो कभी नन्हे मोजे बुनती। बेटे के लिए बेसन के लड्डू और बहू के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी तैयार कर लिए थे। थोड़ा आराम भी कर लो, नहीं तो वापस से गठिए का दर्द शुरू हो जाएगा। कमल जी चिंतित हो बोल उठे। दादी बनने की खबर ने तो जैसे जादू कर दिया है मुझ पे। देखना, अब कोई दर्द नहीं होगा मुझे, हंसकर सुधा जी ने कहा। सुधा जी को देख कमल जी की आंखों में कुछ 2 साल पहले की यादें चलचित्र की तरह तैर गई। बहुत प्रेम से सुधा जी काव्य को बहू बना लाई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुधा जी ने काव्य को राहुल के साथ शहर भेज दिया था। शहर में रहकर काव्य को शहर की ऐसी हवा लगी कि वो अपने आगे किसी को कुछ न समझती। कुछ दिनों बाद सुधा जी और कमल जी बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए, लेकिन काव्य के तो पूरे हाव भाव ही बदल चुके थे। सुधा जी ने तो काव्य को हमेशा बेटी समान समझा, लेकिन काव्य ने कभी सुधा जी को वो मान न दिया। काव्य के लिए तो सास ससुर और ससुराल एक जेल की तरह थे। उनकी बहू काव्य जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। खुद को बीजी कहते हुए हमेशा घर से बाहर ही रहती और घर के सारे काम सुधा जी अकेले ही देखती। ये सब देखकर कमल जी को अच्छा नहीं लगता। जब उनसे रहा नहीं गया तो एक दिन बहू से बोले, बहू तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो चली है, थक जाती है वो, और खड़े रहते रहते उसके घुटनों का दर्द भी बढ़ चुका है, तो साथ में थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, ताकि दोनों के ऊपर काम का ज़्यादा बोझ न पड़े। कमल जी के इतना कहने की देर थी कि काव्य ने घर में हंगामा कर दिया। कमल जी और सुधा जी कुछ नहीं बोल पाए और राहुल भी अपनी पत्नी के आगे अपने माँ बाप का पक्ष न ले सका और चुप रहा। सुधा जी और कमल जी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वापस गांव आ गए। कमल जी सोच रहे थे कि काव्य तो फिर भी दूसरे घर से आई थी, लेकिन दुख तो तब हुआ जब बेटा भी अपनी पत्नी के प्रेम में आंखट डूब गया। हर बात में उसकी तरफदारी कर माँ बाप को ही बुरा भला कहता। ऐसा बेटा जो शायद ही कभी हाल पूछने को फोन करता हो, जिसे एक दिन भी फिक्र न हुई कि कैसे हैं उसके बूढ़े माँ बाप। उस बेटे के अपने स्वार्थ में बुलाने पे सब कुछ कैसे भूली सुधा जी बेटे के घर जाने को तैयार हो गई। कमल जी अच्छे से समझ रहे थे राहुल क्यों अचानक से बार बार फोन कर कुशल पूछने लगा था, लेकिन ये बात ममता में अंधी हो चुकी माँ को कैसे समझाते वो। निश्चित समय पे सुधा जी निकल पड़ी बेटे के घर के लिए। ट्रेन में ठीक से बिठा जब
कमल जी निकलने को हुए तो भावुक हो उठी सुधा जी। आप भी चलते तो कितना अच्छा होता। मैं अभी से क्या करूँगा वहाँ, आराम से आऊँगा, तब साथ ही आ जाना मेरे। डबडबाई आंखों से पति पत्नी ने एक दूसरे को विदा किया। अगले दिन मुंबई ट्रेन सुबह ही पहुंच गई थी। दरवाजे के पास किसी तरह सामान निकाल खड़ी हो गई सुधा जी। ट्रेन रुकते ही राहुल दिख गया। अपने इकलौते लाडले को आज पूरे 2 साल बाद देखा था सुधा जी ने। माँ बेटा अपनी गाड़ी से घर पहुंचे। 2 कमरों का सुंदर सजा धजा फ्लैट था बेटे का। सास को देख बहू काव्या आई और औपचारिकता दिखा कमरे में चली गई। काव्या का ऐसा व्यवहार कोई नया तो था नहीं, इसलिए सुधा जी मौन ही रह गई। थोड़ी देर में काव्या ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट सुधा जी के सामने टेबल पर रख दिए। राहुल ने ही माँ को उनका कमरा और रसोई दिखा दी। अगले दिन से सुधा जी की भागदौड़ शुरू हो गई। सुबह जल्दी उठ राहुल के लिए नाश्ता और डब्बा देती, फिर घर के दूसरे काम करती। साथ ही समय समय पे काव्य को दूध फल और खाना भी बनाना होता। राहुल ने माँ से साफ कह दिया था, काव्य को डॉक्टर ने गरम ताज़ा खाना खाने को ही बोला है। काव्य तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। बस एक बाई थी जो दोपहर के समय आती और सिर्फ साफ सफाई कर चली जाती। समय बीत रहा था। उस छोटे से फ्लैट में सुधा जी को बहुत घुटन होती। काव्य बस काम से काम रखती और राहुल देर से ऑफिस से आता और काव्य के पास ही बैठता। सुधा जी को गांव का अपना खुला घर और बगीचा बहुत याद आता, लेकिन दादी बनने की खुशी में वह सब सह रही थी। काम का बोझ बढ़ने से घुटनों की तकलीफ भी बढ़ गई थी। रात रात भर घुटने दर्द करते। खुद ही कभी तेल तो कभी गर्म पानी की सिकाई करती सुधा जी। कमल जी जब पूछते तो हंसकर टाल जाती। अपनी माँ की धीमी चाल और थका चेहरा राहुल देखकर भी अनदेखा कर देता। जल्द ही काव्य के डिलीवरी का समय पास आ गया और एक रात दर्द भी शुरू हो गया। कोई खास दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो गया। पोते की खबर सुन सुधा जी बहुत खुश हुई। राहुल बेटा, मुझे भी मेरे पोते को देखना है, ले चल अस्पताल मुझे। आप वहाँ क्या करेंगी जाकर? 2 दिन बाद आ जाएंगे काव्या और बेबी, फिर मिल लेना। राहुल के रूखे से जवाब को सुन सुधा जी चुप रह गई। जिस दिन काव्या अस्पताल से आने वाली थी, सुधा जी ने काव्या के कमरे में पहली बार कदम रखा। सारा कमरा अच्छे से साफ कर नई चादर डाल दी और अपने हाथों से सिले बच्चे के गद्दे बिछा दिए। काव्या आई तो पोते और बहू की नज़र उतार सुधा जी राहुल को कहा, अरे ये तो बिल्कुल राहुल के जैसे दिखता है। बेटा, इन्हें कमरे में लेकर चल, मैं बहू के लिए दूध और लड्डू लेकर आती हूँ। जल्दी से दूध गर्म कर प्लेट में 2 लड्डू रख सुधा जी कमरे की ओर बढ़ी कि कदम वहीं दरवाजे पे रुक गए। ये क्या थर्ड क्लास के गद्दे बिछा रखे हैं तुम्हारी माँ ने राहुल? बेबी को रैसेज आ जाएंगे, हटाओ इसी वक्त इसे। और बेबी का नया सेट जो मैंने मंगवाया था वो बिछा दो। लेकिन काव्य, माँ ने इतने प्यार से अपने हाथों से बनाया है, उन्हें बुरा लगेगा। और बेबी को रेसेस हो गए तब तुम्हें अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं राहुल। काव्य की डांट खा राहुल ने फटाफट गद्दे बदल दिए। दरवाजे पे खड़ी सुधा जी अपने बेटे बहू के व्यवहार देख बहुत दुखी हो गई, लेकिन बिना कुछ जताए कमरे में ट्रे रख वापस आ गई। सुधा जी बहू का खूब ख्याल रख रही थी। घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। काव्य बच्चे को बिल्कुल सुधा जी के पास नहीं जाने देती। उसके अनुसार सुधा जी के शरीर से घर के कामों के बाद पसीने की दुर्गंध आती, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन ममता बस वो पोते को कभी कभी उठा लिया करती।
कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हाथों को अच्छी तरह धो लिया कीजिए, पहले काम वाले हाथों से मेरे प्रिंस को छुआ मत कीजिए। पर फिर भी कहते कहते काव्य सुधा जी के पास गई और बेटे को जबरदस्ती उनकी गोदी से लेकर कमरे में चली गई। पर अंदर से सुधा जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों से आंसू आ चुके थे। अब तो वो बस दूर से ही निहार लेती अपने पोते को, और राहुल वो भी मूक दर्शक बना रहता। एक दिन दोपहर पे दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी ने दरवाजा खोला तो आधुनिक परिधान में सजी एक लड़की खड़ी थी। किनसे मिलना है आपको? सुधा जी के पूछने पे अजीब सी शक्ल बना वो लड़की अंदर घुस गई। तभी सामने से काव्य भी आ गई। अरे स्नेहा, तुम लंदन से वापस कब आई? बताया भी नहीं। मेरी छोड़, तू मुझे पहले ये बता काव्या कि आखिर लगा ही ली तूने फुल टाइम मेड। चलो, जान छूटी तुम्हारी तुम्हारे सास के आने से। तुझे काम वाली मिल गई है तो अब मत बुलाना अपने सास ससुर को, फालतू तुम्हारे लिए ही आफत होगी। मैंने तो पहले ही कहा था फुल टाइम मेड लगा ले, लेकिन तुझे ही पैसे दिख रहे थे। अब मुंबई है तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अच्छा ये बता कितने में रखा है इन्हें, और काम तो ठीक ठाक करती है ना? स्नेहा अपने रौ में बोलते जा रही थी और काव्य का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। सुधा जी के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। फुल टाइम मेड के पैसे और नखरों से बचने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था। अब समझ आ रहा था राहुल का बार बार फोन करना और माँ का मनुहार करना। थक से सुधा जी का कलेजा कर गया। काव्य हाथ पकड़ स्नेहा को कमरे में ले गई और सुधा जी कटे वृक्ष समान बिस्तर पे गिर पड़ी। वो समझ चुकी थी कि उनकी जरूरत इस घर में किसी को नहीं थी। कितनी पागल थी वो, जो इतना तिरस्कार सहकर भी बेटे बहू के मोह में फंसी रही थी। शाम तक सुधा जी खुद को संभाल चुकी थी। अपने आत्मसम्मान को ममता के आड़ में बहुत छिपा लिया था सुधा जी ने, लेकिन आज की घटना ने उनके आत्मसम्मान को झकझोर दिया था। अब एक पल भी वो अपने सम्मान से समझौता कर इस घर में नहीं रह सकती थी। रात को राहुल आया। घर में सन्नाटा देख वो काव्या के पास गया। काव्या ने सुबह का सारा घटनाक्रम राहुल को बताया तो राहुल बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ। मैं समझाऊंगा तो वो सब समझ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। माँ, दरवाजे से राहुल ने आवाज़ लगाई। लेकिन आज सुधा जी वो पहले वाली माँ नहीं रह गई थी जो बेटे की एक आवाज़ पे दौड़ी चली देती थी। अपने स्वार्थी बेटे बहू से उनका मोह भंग हो चुका था। राहुल, कल सुबह सबसे पहली ट्रेन की टिकट मेरे लिए कटवा दो। अगर ट्रेन में सीट ना मिले तो हवाई जहाज की कटवा दो। और हाँ, चिंता मत करना, इस टिकट के पैसे मेरे पति तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। अरे माँ, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? वो काव्य की सहेली तो कुछ भी बोलती है, उसकी बातों को यूं दिल से क्यों लगा रही हो? छोटी सी बात, तुम लोगों को मैं एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं लगती। आज मुझे इससे घर में एक नौकरानी की संज्ञा दी गई है और तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है। और संज्ञा क्यों, मुझे तो इस घर में समझा ही एक नौकरानी जाता है। क्या बेटा क्या बहू, दोनों के लिए मैं एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। आज तक मैं सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे, तेरे पिताजी ने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं ही ममता में अंधी हुई जा रही थी। सुधा जी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, कहते हुए सुधा जी अपना सामान पैक करने लगी। राहुल अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर उनके सामने कुछ नहीं बोल पाया और वापस जाने लगा। अब जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना, सुधा जी ने राहुल को आदेश दिया और अपने काम में लग गई। राहुल चुपचाप कमरे से निकल गया।
अगली सुबह ये सोचकर कि कहीं पोते का मोह उन्हें रोक न ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। सुधा जी सोच रही थी कि शायद राहुल उनको स्टेशन तक छोड़ आएगा, लेकिन राहुल ने उनके लिए कैब बुलाई और ड्राइवर को रेलवे स्टेशन तक छोड़ देने को कहा। बेटे के ऐसे व्यवहार ने सुधा जी को तोड़ के रख दिया। जिस बेटे बहू की उन्होंने इतनी सेवा की, उसी ने बेइज्जती का इतना बड़ा इनाम देकर उन्हें घर से जाने को मजबूर कर दिया। सुधा जी पहली ट्रेन पकड़कर वापस लौट आईं। सुधा जी को यूं अचानक आया देख कमल जी एक बार तो चौंक से गए, लेकिन अपनी पत्नी के दुर्बल हो चुकी काया और उदास आंखों से सब समझ गए। आंखों ही आंखों में कमल जी ने अपनी पत्नी के दिल के दर्द को जान लिया था। सुधा जी कमल जी के गले लग खूब रोई। टूटे कदमों से दोनों पति पत्नी चल पड़े अपने आशियाने की ओर। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।